नमस्कार दोस्तों, एडुकेशियस में आपका स्वागत है। हाजिर है हम आज इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस को लेकर। ये हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा ईटी एनालिसिस के अंदर। हम बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और दूर दराज के लोग जहां पे इकोनॉमिक टाइम्स पहुंच नहीं पाता और लोकल लैंग्वेज लाइक हिंदी लैंग्वेज का ये एक एनालिसिस है, सिंप्लीफाइड लेमैन वर्जन के अंदर ये एक्सप्लेनेशन दी गई है उन एस्पिरेंट के लिए, उन सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए या फिर उन जागरूक लोगों के लिए जो कि अर्थ जगत की खबरों के साथ और राज व्यवस्था की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं। तो मैं आज हाजिर हूं 12 तारीख को ईटी एनालिसिस के लिए। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। फ्रंट पेज की न्यूज है, ऑन वॉच लिस्ट गवर्नमेंट सीक्स टू टैक्स नेटफ्लिक्स इनकम इन इंडिया। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रखे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, G5 है, इस तरह के सोनी लिव है, इस तरह के बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स शुरू किए गए हैं, लागू किए गए हैं, जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस और एजुकेशनल पर्पस व्हाटएवर द नीड में भी अभी ये ट्रांजिशन हो रहा है। पहले टेलीविजन रेडियो आया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट में, फिर टेलीविजन आया, फिर टेलीविजन के रूप आए जैसे कि एलसीडी, एलईडी, सिनेमा आया जो कि हम फिर उनका बड़ा रूप बन के पीवीआर जैसे बड़े बड़े सिनेमा आए। अब आज ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रखे हैं, डायरेक्ट टू होम, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पे हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियोज है, इंडियन के जो डोमेस्टिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ रखे हैं, सोनी लिव ऐप है, ठीक है, एमएक्स प्लेयर है, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। तो अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने प्रपोज किया है, एक ड्राफ्ट बनाया है कि हम नेटफ्लिक्स को भी टैक्स रिजीम के अंदर लेके आएंगे। आइए देखते हैं क्या है न्यूज। इंडिया इज सीकिंग टू टैक्स नेटफ्लिक्स इनकम अर्न फ्रॉम स्ट्रीमिंग सर्विसेज इन इंडिया। बेसिकली जो इंडियन कंटेंट है इंडिया के अंदर, क्योंकि इनका मानना है कि इनको लोकल प्रेजेंस के लिए यहाँ पे ऑफिसेज भी हैं, यहाँ से रिक्रूटमेंट भी हुई है। दैट मीन्स नेटफ्लिक्स हैव a local presence also, ठीक है, दो इट इज यूएस हेडक्वार्टर्ड कंपनी, बट जो ड्राफ्ट ऑर्डर है उसमें टैक्स अथॉरिटीज ने अराउंड 55 करोड़ इनकम, जो कि नेटफ्लिक्स इंडियन पीई इज परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो इंडिया के अंदर प्रेजेंस है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, वहां के लिए 55 करोड़ की इनकम को असेस किया है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। ठीक है, ये बेसिकली टैक्स अथॉरिटीज ने किया है। पहले भी कई इंस्टेंसेस में बोला गया है कि ये सेकेंडरीड एम्प्लॉइज हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, दीज आर सेकेंडरीड एम्प्लॉइज, दैट मींस जिनका हेडक्वार्टर तो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर रहता है, इनका एक ऑपरेटिंग ऑफिस रहता है जो कि रिपोर्ट करता है हेडक्वार्टर को, और यहाँ पे सिर्फ उसकी रीजनल प्रेजेंस के लिए और रीजनल जो ऑपरेशंस के लिए कुछ टीम बनाई जाती है जिनको हम सेकेंडरीड एम्प्लॉइज बोलते हैं। ठीक है, नेटफ्लिक्स ने 2016 में काम करना शुरू किया था और अभी करंटली 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इंडिया के अंदर। तो जो कि एक कंपनी है टॉफलर, उसने इसका नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज का इंडिया का फाइनेंशियल डेटा निकाला है, जिसके अंदर इसका ग्रोस रिवेन्यू बताया गया है 1529.36 करोड़ और नेटफ्लिक्स की 30% ग्रोथ हुई है टोटल व्यूइंग आवर्स में। ठीक है, जो इंडिया है वो हाईएस्ट नेट सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूटर है 2022 के अंदर ग्लोबली, जिसके अंदर ओवर द टॉप सर्विसेज के अंदर लार्जेस्ट मार्केट बाय टाइम स्पेंड ओवर बाय वॉचिंग आवर्स को हम देखें तो इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड के अंदर ऑन ओटीटी सर्विसेज। ठीक है, ये और रिवेन्यू का एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसका रिवेन्यू ओटीटी मार्केट का $3 बिलियन टच कर जाएगा 2024 तक। ठीक है, ये न्यूज थी। नॉर्मली टैक्स जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो इस पे टैक्सिंग का कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन रूल्स जो हैं उनके हिसाब से जो असेसी कंपनी होती है वो एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकती है बिफोर द असेसिंग ऑफिसर और द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल डीआरपी के खिलाफ अगेंस्ट एनी ड्राफ्ट ऑर्डर। अगर उनके लिए कोई ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया जा रहा है और तो उसके खिलाफ जाके असेसिंग ऑफिसर या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के आगे अपना
ऑब्जेक्शन फाइल करती है, और जो फाइनल ऑर्डर होता है दैट विल बी इश्यूड बाय द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर टेकिंग द नोट ऑफ दोज ऑब्जेक्शन। उनके ऑब्जेक्शन को रिगार्ड करके ही जो फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। और जो अगर कंपनी डीआरपी पे पहुंच जाती है, अभी इन दिस केस नेटफ्लिक्स अगर पहुंच जाता है, तो पैनल के पास 9 महीने का टाइम है इसका डिसीजन देने का, और जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये नॉर्मल न्यूज थी इनकम टैक्स अथॉरिटी की, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे स्पेसिफिक पर्टिकुलरली नेटफ्लिक्स को टैक्स एम्बिट के अंदर लेके आना चाह रही है। फोन पे विल लाइकली टू गो ऑन इंडिया लिस्टिंग। फोन पे जो कि वॉलमार्ट कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसको हम वॉलमार्ट की बेसिकली फ्लिपकार्ट भी है, फोन पे भी है। तो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉग मैकमिलन ने बोला है कि हमारा टारगेट है कि हम अभी फ्लिपकार्ट को, जो सिस्टर कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसका तो लिस्टिंग नहीं कर रहे, बट वी कैन गो फॉर फोन पे की हम इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। वी आर इन टॉक्स ऑफ दैट। नॉर्मल न्यूज है, नथिंग मच इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अडानी इज इन टॉक्स फॉर 2 to 2.5 बिलियन स्टेक सेल्स इन 3 ग्रुप कंपनीज। जो अडानी है वो अपनी 3 ग्रुप कंपनीज के अंदर, अभी आपने देखा होगा अडानी ने एफपीओ निकाला था फरवरी में, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जो भी इसके शेयर्स थे वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 2 टाइप के होते हैं। अगर आप इनिशियली लिस्टिंग कर रहे हो तो दैट इज नोन एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और अगर उस सबसे पहले तब लिस्टिंग हो जाती है, और आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को दोबारा मार्केट के अंदर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास दे रहे हो तो दैट इज नोन एज एफपीओ। तो आपने देखा होगा फरवरी के अंदर अडानी ग्रुप ने एफपीओ निकाला था, बट हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके आने से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को, जो रेगुलेटर है फाइनेंशियल रेगुलेटर, और एक पैनल भी बनाया था जिसके अंदर डिफरेंट लोग थे, जैसे कि नंदन नीलेकनी जी थे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे। तो वो एक पैनल बनाया था जिसकी रिपोर्ट अभी सबमिट होनी है, और 12 मई को आज के दिन शायद इसका हियरिंग भी शेड्यूल्ड है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे। तो इस हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इन्होंने, अडानी ने अपना वो वापस ले लिया था, जो एफपीओ था वो कैंसिल कर दिया था। अभी इतने टाइम के बाद अब दोबारा अडानी इस प्रोसेस के अंदर है कि वो अपनी 3 कंपनियां, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी ग्रीन एनर्जी, इसको लेके डिस्कशन में है। इन्होंने सेबी को भी बताया है कि हमारी एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें सारे फैसले लिए जाएंगे, और वो बोर्ड मीटिंग होने की अभी डेट बताई गई है। तो बोर्ड मीटिंग होगी जो कि वहां फैसला लिया जाएगा कि इन 3 कंपनीज की पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग रखनी है या फिर शेयर्स ऐसे देने हैं। तो ये एक न्यूज थी नॉर्मल। आज देखते हैं कि क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एचडीएफसी लुक्स टू सेल 2000 करोड़ स्ट्रेस्ड डेवलपर लोन्स। स्ट्रेस्ड डेवलपर लोन्स कौन से होते हैं? वो लोन्स होते हैं जो स्ट्रेस्ड लोन्स जो होते हैं, जो एनपीए बन सकते हैं, एनपीए की कैटेगरी में आने की जिनकी संभावना होती है, जो लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं और उनके आने की संभावना बहुत ही कम है। दे कैन बी अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन दी फ्यूचर, तो वो होते हैं स्ट्रेस्ड लोन। तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जिसको हम एचडीएफसी भी बोलते हैं, वो अभी एचडीएफसी बैंक के अंदर मर्ज होने जा रहा है। दूसरी जो कंपनी है, इनकी ही कंपनी है एचडीएफसी बैंक, इनके साथ एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है। तो इनके जो स्ट्रेस्ड लोन्स हैं, जो कि 2000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड लोन है, जो कि इन्होंने डेवलपर को दे रखे हैं, जिसमें से रेडिसन ब्लू डेवलपर से एक है, क्योंकि इनके सोर्सेज में न्यूज आई है, ठीक है, उन्होंने बताया। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एआरसी इकोनॉमिक्स के अंदर ये टर्म आती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स या फिर फाइनेंशियल कंपनीज के बैड लोन, स्ट्रेस लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेती है एट अ लेसर रेट, और वो फिर अपनी रिकवरी करती है। तो दैट इज नोन एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके अंदर एक अल्वारेज एंड मार्शल कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है, वो अभी बायर्स के साथ डील कर रही है। तो जो 2000 करोड़ के स्ट्रेस्ड लोन है, जिसके अंदर स्ट्रेस्ड लोन भी है, बैड लोन भी है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी हैं, तो वो सब बेचने की तैयारी में एचडीएफसी बिफोर दी मर्जर, ठीक है।
अभी HDFC ने मार्च के अंदर भी पोटेंशियल सेल दिखाई थी, एक ओमकारा ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आई थी, लेकिन वो ज्यादा लोन 2000 करोड़ के नहीं बेच पाए, सिर्फ 150 करोड़ के लोन ही बेच पाए। 150 करोड़ के लोन इन्होंने ARC को बेच दिए 50 करोड़ रुपए में। दैट मीन्स सिर्फ 33% ऑफ दी स्ट्रेस लोन का पैसा ये रिकवर कर पाए थ्रू ARC, ओमकारा ARC जो है, ठीक है। तो इसी तरह ही एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज ने भी इसके 2 बार जो बैड लोन है, स्ट्रेस लोन है, वो लिए हैं 50% के लोन वैल्यू पे। तो ये HDFC का मर्जर हो रहा है HDFC बैंक में, उससे पहले ये अपने स्ट्रेस लोन निकालने की तैयारी में है। टाटा चेयरमैन ने अपने एम्प्लॉइज को बोला है, अभी टाटा ग्रुप की समिट हो रहा है गोवा के अंदर, वहां पे बोला है कि हमें स्पीड, सप्लाई चेन और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। बेसिकली टाटा ग्रुप जो ग्रुप है उसकी एक मीटिंग हो रही है गोवा के अंदर, तो इन्होंने चेयरमैन ने जस्ट एक मोटिवेटिंग फैक्टर दिया है कि वी शुड फोकस ऑन स्पीड, सप्लाई चेन एंड सस्टेनेबिलिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मारुति सुजुकी प्लान्स टू डबल द कैपेसिटी बाय 2030। जो मारुति सुजुकी है वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने की तैयारी में है 2030 तक। मॉरिशस बेस्ड वाडिया कंपनी टुक $300 मिलियन फ्रॉम डाउशे बैंक। ये जो गो फर्स्ट की एयरलाइंस का आपने कल भी देखा था कि जो इसका रेगुलेटर है उन्होंने वो दे दिया था इनको, अभी इनका केस को कंसीडर कर लिया गया है। और अभी जो ET है और कुछ फर्म्स ने, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने निकाला कि मॉरिशस बेस्ड वाडिया ग्रुप कंपनी टुक लोन्स वर्थ ₹300 मिलियन फ्रॉम डाउशे बैंक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22। इनकी एक कंपनी है जो वाडिया ग्रुप है, वाडिया ग्रुप गो एयर वाडिया ग्रुप की कंपनी है, जो कि पेरेंट कंपनी ब्रिटानिया है, ठीक है। तो इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है मॉरिशस में जिसका नाम है लीला लैंड्स लिमिटेड, ठीक है। ये वाडिया ग्रुप की मॉरिशस बेस्ड कंपनी है लीला लैंड लिमिटेड, और जो कि एसोसिएटेड बिस्किट इंटरनेशनल लिमिटेड लंदन बेस्ड कंपनी, जिसके 44% शेयर स्टेक्स ले रखे हैं। तो ये बेसिकली डाउशे बैंक के बहुत ज्यादा $300 मिलियन का लोन ले रखा है इन्होंने, और इसको अभी क्यों दिखाया गया है, इसको लिंक करके देखा जा रहा है कि कहीं गो फर्स्ट एयरलाइंस के ये जो इश्यू चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या इसका कोई हाथ है, क्या इसका कोई मीनिंग है। अभी तक गो फर्स्ट ने डाउशे बैंक से 1320 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल फैसिलिटी ले रखी है। सिमिलरली यहाँ पे ये तो क्या कोई आगे आके फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, डाउशे बैंक के लोन डिफॉल्ट हो सकते हैं, तो ये सब होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसको मिला जुला के देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्रिटानिया, डाउशे और किसी ने भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कोश्यारी राइट इन इनवाइटिंग शिंदे टू फॉर्म गवर्नमेंट। अभी कल एक ऐतिहासिक फैसला आया है जो कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट थी बनानी थी वो गवर्नर का वो नहीं था, जस्टिफिकेशन नहीं थी, गवर्नर जस्टिफाइड नहीं थे उस गवर्नमेंट को बनाने में। उनको रादर फ्लोर टेस्ट का चांस देना चाहिए था और फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए था, लेकिन अभी वो उद्धव ठाकरे को रीइंस्टेट नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से ही रेजिग्नेशन दे दिया था। तो अभी उसको रेजिग्नेशन के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है कि उसको दोबारा वो नहीं कर सकते। तो इस रेजिग्नेशन की वजह से उद्धव ठाकरे की अभी जो स्थिति है, अभी वो असमर्थ हो गए हैं गवर्नमेंट बनाने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है गवर्नर को कि वो जस्टिफाइड नहीं थे सीएम उद्धव ठाकरे को मेजोरिटी देने के लिए, फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए था। The governor did not have any reason based on objective material before him to reach the conclusion that Thackeray had lost the confidence of the house। ऐसे हम मर्जी से ये नहीं बता सकते कोई भी गवर्नर की सो एंड सो चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन हाउस। सबसे जरूरी होता है फ्लोर टेस्ट करवाना, जो कि नहीं करवाया गया था, ठीक है। तो दिस कोर्ट कैन नॉट क्वाश अ रेजिग्नेशन दैट हैज बीन सबमिटेड वॉलंटरी। जो उद्धव ठाकरे ने वॉलंटरीली रेजिग्नेशन दिया था, हम उसको क्वाश नहीं कर सकते। Had Mr. Thackeray refrained from resigning from the post of CM, this court could have considered the grant of remedy of reinstating the government। अगर उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया होता तो हो सकता था कि हम दोबारा गवर्नमेंट को रीइंस्टेट करने की कुछ ऑर्डर दे सकते थे, ठीक है। तो ये महाविकास अघाड़ी जो गवर्नमेंट है, एमबीए गवर्नमेंट से रिलेटेड ये न्यूज आई है। कल ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि गवर्नर को फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए था।
ठीक है। लेकिन इस फैसले में ये नहीं बोला गया कि जो सीएम एकनाथ शिंदे हैं वो कंटिन्यू करेंगे एज ए सीएम, क्योंकि उस पर कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता उद्धव ठाकरे ने तो ये कंसिडरेबल था। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है रिलेटेड टू दिस दिल्ली गवर्नमेंट, एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की रिलेटेड, वो हम अगली न्यूज में देखते हैं। इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी एम्पावर किया है कि आप ना इसका स्कोप को एनलार्ज किया है, इलेक्शन कमीशन की पावर, जो कि सादी कली ऑर्डर 1972 के अंदर एक सादी कली ऑर्डर आया था उससे भी ज्यादा बढ़ाया है। इन्होंने कहा है कि द स्पीकर and the election commission are empowered to concurrently adjudicate on the petition before them for disqualification under 10th schedule। 10th schedule क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th schedule is एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th schedule के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर किया है स्पीकर को और इलेक्शन कमीशन को कि वो कॉन्करेंटली एक साथ एडजुडिकेट कर सकते हैं जो भी अगर उनके पास में पिटिशंस आ रही हैं तो, ठीक है। और पार्टी सिंबल्स के लिए भी उन्होंने जो पैराग्राफ 15 ऑफ सिंबल्स ऑर्डर है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप इसकी फाइनलिटी के लिए कुछ बेस्ट शूटेड स्ट्रेटेजी बनाइए कि कैसे ही जो अगर जैसे यहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, इलेक्शन सिंबल को लेकर के इश्यूज हुए थे, दोनों फैक्शन थे शिवसेना के, वो सेम सिंबल लेना चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन कैन डिसाइड द बेस्ट शूटेड टेस्ट फॉर असेसिंग द सिंबल्स राइट, कि किसका सिंबल्स राइट होगा, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है एंड इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है, इसको मर्जी से लेकर जितने जब तक हो सके इंडेफिनाइट पीरियड तक अपनी ड्यूटी करने से रोका नहीं जा सकता। तो ये इस फैसले के अंदर बहुत ही अहम फैसला आया है जिसके रिपरकशन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे, ठीक है। ये वही सेम है कि ठाकरे का जो फैसला था अपने आप को वॉलंटरी रेजिग्नेशन करने का, दैट विल हॉन्ट हिम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्स दिल्ली गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंक्लूडिंग द आईएएस एक्सेप्ट दोज रिलेटेड टू लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। सिर्फ जो दिल्ली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, उसके पास सिर्फ 3 चीजों का अधिकार नहीं है रिलेटेड टू लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। इन 3 चीजों के अलावा जो भी सर्विसेज मैटर हैं, जो भी रिलेटेड मैटर हैं, उनके ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो वहां की गवर्नमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट की, उनका अधिकार है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है, ठीक है। तो बेंच reiterated that Lieutenant Governor of Delhi is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of and City of Delhi in relation to matters within the legislative scope of NCT of Delhi। तो इन 3 चीजों को छोड़ के बाकी सभी जो मैटर्स हैं वो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, ही शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कल जो रूलिंग आई है उसने सेट असाइड कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है एक नोटिफिकेशन जो कि एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2015 के अंदर इशू किया था, जिसमें उन्होंने दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होल्ड कंट्रोल ऑफ ऑल सर्विसेज with the lieutenant governor, and the notification provided that lieutenant governor shall exercise control to the extent delegated to him from time to time by the president over the services in addition to the public order, police and land। The notification further provided that the LG may seek the views of chief minister of the NCT of Delhi at his discretion। तो यहाँ पे उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया था कि वो सभी मैटर पे, सभी सर्विसेज मैटर पे डिसीजन ले सकता है जो गवर्नर है, बाय कंसल्टिंग विद द प्रेसिडेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अगर वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन भी करना चाहे तो वो उसकी मर्जी रहेगी, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। इस 2015 की नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है, और ये एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है बिटवीन यूनियन एंड एनसीटी गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दैट रिजेंबल्स एन एसिमेट्रिक फेडरल मॉडल where the latter exercises its legislative and executive control in specified areas of state list and concurrent list। जो
7th शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इसमें ये बोला गया कि इन 3 चीजों को छोड़ के लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सब जैसे और स्टेट है और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, सिमिलरली जैसे वो उनके ऊपर काम करते हैं, चाहे वो स्टेट लिस्ट का मैटर हो चाहे कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर हो, सिमिलरली दिल्ली गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करेगी। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। Those who obstructed work will face the music। केजरीवाल जी ने बोला है कि जो अभी सर्विसेज मैटर इनके पास आ चुके हैं, तो जो ऑफिसर्स पहले काम नहीं कर रहे थे, दिल्ली गवर्नमेंट के एस्पिरेशंस पे नहीं उतर रहे थे, अब उनका ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी रहेगा। तो दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल न्यूज, ठीक है। और इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहला फैसला दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है कि उन्होंने सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मौर्य को रिप्लेस कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। किसके साथ? एक्स जल बोर्ड सीईओ AK सिंह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है और उनको सर्विसेज सेक्रेटरी बना दिया गया है। आगे चलते हैं। ONDC नॉट ट्राइंग टू पुश एनी को आउट ऑफ बिजनेस। ONDC बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि जो लोकल सेलर्स हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेके आने का ये एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिसको हम बोलते हैं ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो अभी जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस टाइप की जो कंपनियां हैं, उन्होंने इस पे एप्रीहेंशन जताए हैं कि ये हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म कर देगा। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है कि ONDC इज नीदर ट्राइंग टू पुश एनीबडी आउट ऑफ बिजनेस। हम किसी को बाहर नहीं धकेल दे, ना ही हम कंपटीशन को इतना बढ़ा रहे हैं कि आप लोगों का लॉस हो, ठीक है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्ले अ फेयर गेम इन दिस बिजनेस, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट वी आर ट्राइंग टू पुट एनीबडी आउट ऑफ बिजनेस और वी आर ऑन एन upfront competition to any particular portal or e-commerce provider. We want all e-commerce company to be part of this network। उन्होंने बोला है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनी इसका पार्ट बने, हमारा साथ दें, ठीक है। The idea behind ONDC was to try and create an inclusive playing field for different businesses, especially smaller businesses, ठीक है। तो ये ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जैसे जो कंपनी होती है, फॉरेन की कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, अमेजन, ये अपनी टेलर मेड पॉलिसीज बनाती हैं जो इनको प्रॉफिट करती हैं, ठीक है, ना कि ज्यादा रिटेलर्स को। तो ये एक ONDC, UPI to ONDC इनिशिएटिव बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो कि स्मॉल रिटेलर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेके आएगा। Moving on to next, 24 big importers found evading 11,000 करोड़ IGST। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है और GST डिपार्टमेंट ने पाया है कि IGST, इंटीग्रेटेड GST का 11,000 करोड़ की टैक्स इवेजन है। इसके ऊपर एक इंक्वायरी चली हुई है, नोटिस भेजना सेंड कर दिए हैं। IT सर्चेज द मैनकाइंड फार्मा ऑफिसेज एंड प्लान। मैनकाइंड फार्मा का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके इनकम टैक्स ने रेड की है, ठीक है। ये न्यूज जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट्स वाया PLI स्कीम टॉप प्रायोरिटी। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, निर्मला सीतारमण, वो फोकस कर रही हैं। इन्होंने जापान गए हुए हैं, जापान टोक्यो गए हुए हैं। किस वजह से? G7 मीटिंग के अंदर, G7 मीटिंग का पार्ट बनने के लिए जापान गई है, विच हैज द G20। इंडिया के पास अभी G20 की प्रेसिडेंसी है और G7 की इन्विटी है वो। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की अभी मीटिंग होनी है टोक्यो के अंदर। तो उन्होंने बोला है कि द गवर्नमेंट की, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो है इंसेंटिवाइज एंड फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PLI अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर के अंदर को इसके अंदर इंक्लूड किया है कि अगर कोई सेमीकंडक्टर कंपनी सेटअप करता है इंडिया के अंदर, उसको बेनिफिट मिलेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगी और कुछ अच्छे प्रोविजन मिलेंगे। किस स्कीम के तहत? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत, ठीक है। विच आर बीइंग एक्सपेंडेड बियॉन्ड द इनिशियल 14 सेक्टर। शुरू में 14 सेक्टर्स के लिए ये स्कीम लागू की गई थी, अभी इसमें सेमीकंडक्टर और सोलर कंपोनेंट को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। जो PLI स्कीम है, इसको स्पेशल फाइनेंसिंग दी जाती है और गवर्नमेंट ने शुरू में इसके लिए 1.97 लाख करोड़ का जो इंसेंटिव अमाउंट रखी थी,
ठीक है, ओवर अ 5 ईयर पीरियड टू स्पर द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ये बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक PLI स्कीम बनाई गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ठीक है। B2B इनवॉइसेस फॉर बिजनेस वर्थ ₹5 करोड़ प्लस टर्नओवर। जो GST का रिजीम है उस पे आए दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती है, कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होती थी उसके अंदर GST टू GST जो ट्रांजैक्शन होती थी उसमें अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइसिंग लेना पड़ता था, ई इनवॉइसिंग करना पड़ता था, जो कि ऑनलाइन ऑटो जनरेटेड इनवॉइस नंबर होते हैं। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। तो इस एम्बिट को और घटा के इसके अंदर और ज्यादा कंपनियों को शामिल करने के लिए B2B ट्रांजैक्शन जो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ कंपनी तक है उन कंपनियों को भी इसके एम्बिट में ले लिया गया है। बिजनेस विद मोर देन 5 करोड़ इन एनुअल टर्नओवर विल हैव टू स्विच टू ई इनवॉइसिंग, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर द GST regime फ्रॉम अगस्त दिस ईयर। ये 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। The move is aimed to improve the compliance, plug gaps in the revenue collection and bring small businesses into the formal economy. ठीक है। Moving on to next, states told to support weak areas in linking आधार और बैंक अकाउंट। बेसिकली जो MG नरेगा स्कीम से रिलेटेड और आधार से रिलेटेड न्यूज है ये। स्टेट ने सेंटर ने स्टेट्स को बोला है कि वो जहां जहां कमी आ रही है जो नरेगा स्कीम के MG नरेगा स्कीम के अंदर जो जिन लोगों की पेमेंट होती है, जो लोग काम करते हैं, जो लोग बेनिफिशियरी हैं, उन लोगों की पेमेंट आधार अनेबल्ड होनी चाहिए। और आधार और बैंक अकाउंट लिंकेज में कोई इश्यू आ रहा है उस एरियाज को पहचाने और हमें इन्फॉर्म करे सो दैट नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सके। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कंपल्सरी फ्रॉम सेटलिंग बेसिस अंडर स्कीम फ्रॉम जुलाई 1 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया है कि जो MG नरेगा की पेमेंट रहेंगी वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से रहेंगी। आधार कार्ड से रिलेटेड जो अकाउंट लिंक होगा उसी अकाउंट के अंदर जाया करेंगी। पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये बोला था, लेकिन कुछ यूनियंस के विद्रोह के बाद इन्होंने दोनों बोथ ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दोनों को ही लागू कर दिया था। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ने बोला है कि 1 जुलाई से सिर्फ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ही रहेंगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम फ्रॉम ROC। जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि अगर कोई कंपनी अपना नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज से निकलवाना चाहती है तो पहले उसको अपनी सारी कंपनी की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जो एनुअल रिटर्न्स है वो देनी पड़ेंगी, ओवरड्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ेंगी, उसके बाद ही उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से निकाला जा सकता है। इट विल डिस्करेज दी फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। जो लोग रातों रात भाग जाते हैं बिजनेस बंद करके, इस चीज को डिस्करेज करेगा ये। There is a small chance of a US debt fault, even that poses a global risk. ये बेसिकली US इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। लोगों का अभी देखा होगा आपने डी-डॉलराइजेशन एक कंसेप्ट चल रहा है कि हमें डॉलर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बोला जा रहा है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी डॉलर से हटा के और करेंसीज के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज डी-डॉलराइजेशन। अभी डी-डॉलराइजेशन चल रहा है। इससे रिलेटेड अभी जो केनेथ रोगोफ है, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट IMF के, उनसे एक स्पेशल बातचीत हुई थी ET की। उसमें कुछ पॉइंट्स पूछे गए हैं बेसिकली कि क्या US डिफॉल्ट कर सकता है, डेट डिफॉल्ट कर सकता है, US के कहाँ पे डेट अवेलेबल है। 30% बेसिकली बाहर की कंट्रीज को डेट दिया गया है, जैसे इंडिया को, चाइना को, ऐसे 30% डेट US का अदर कंट्रीज को दिया हुआ है और 70% बेसिकली खुद की सोशल सिक्योरिटी स्कीम, खुद की डोमेस्टिक कंपनीज को, डोमेस्टिक लोगों को दिया हुआ है। तो इसमें यह भी बताया कि क्या पहले US ने कभी डिफॉल्ट किया है अपने डेट पे, US डेट डिफॉल्ट हुआ है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि हाँ हुआ है, 2 बार हुआ है। एक बार तो जब 1930s में जब अमेरिकन डेट हुआ था जो कि गोल्ड के अंदर पेएबल रहा था। बाद में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट ने, उन्होंने गोल्ड की कीमत को $20 पर आउंस से बढ़ा के $35 पर आउंस कर दिया था। ठीक है, उस टाइम डेट डिफॉल्ट हुआ था। और बाद में जो ये हुआ था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ US ट्रेजरी थे,
उन्होंने भी बोला था कि हम अपना डेट पूरा देंगे, बट दे नहीं पाए थे। तो ये 2 बार डेट डिफॉल्ट हो चुका है। अभी बोला गया है क्या अभी भी चांसेस हैं डेट डिफॉल्ट के, इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी के? तो उन्होंने मना किया है कि अभी ऐसा कोई चांस नहीं है। इट कुड बी देयर, बट अभी एज ऑफ नाउ ये मैं नहीं कह सकता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये इनके पर्सनल विचार थे, जो आईएमएफ के फॉर्मर इकोनॉमिस्ट है उनके पर्सनल विचार थे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इमरान खान से अरेस्ट इलीगल। जो इमरान खान को अरेस्ट किया गया है उसको पाकिस्तान कोर्ट ने इलीगल करार दिया है। इसी को लेके वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उन्होंने आर्मी स्टेब्लिशमेंट को, आर्मी हेडक्वार्टर को भी जलाने की कोशिश की है और कई एम्बेजलमेंट हुआ है। EU लॉ मेकर्स टेक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड कर्ब्स ऑन AI। जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अभी पहली स्टेप लिए हैं कि जो AI है उसको कर्व किया जाए, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि चैट GPT या फिर और भी जो भी AI की नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये मानवता के लिए खतरा हो सकती है। आने वाले समय में ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए खतरा हो सकती है। तो इनका रेगुलेशन बहुत जरूरी है, इनके ऊपर पाबंदी बहुत जरूरी है, कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी शुरू किया है कि जैसे स्टार्टिंग विद चैट GPT, उन्होंने बोला है कि वहां पे लिखा आना चाहिए कि अगर ये आर्टिकल बनाया गया है वाज इट ह्यूमन बेस्ड आर्टिकल और मशीन बेस्ड आर्टिकल, तो ऐसे लिखा होना चाहिए कि दिस इज अ मशीन बेस्ड आर्टिकल, दिस इज अ ह्यूमन बेस्ड आर्टिकल। तो इस टाइप की जो ये जनरेटिव AI सिस्टम है मिड जर्नी चैट GPT, इनके लिए ट्रांसपेरेंसी मेजर्स दिखाए जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंग्लैंड रेजेस इंटरेस्ट रेट टू हाईएस्ट लेवल सिंस 2008। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि यूके के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेज किया है। 2008 के बाद ये पहला मौका है जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने ब्याज की दरों को बढ़ा दिया है। ब्याज की दरों को किस बेस पे बढ़ाया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू में, ठीक है। ये 2 चीजों को देखते हुए, बेसिकली यूक्रेन वॉर को देखते हुए और यहाँ पे हो रहे इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन को देखते हुए। आपको बता दें कि एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक सिस्टम रहता है, ये एक प्रोसेस रहता है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो लैंडिंग कम हो जाएगी, लैंडिंग कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो लोग खर्चेंगे कम, और जिससे इन्फ्लेशन जो होगा, महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो महंगाई की दर को कम करने के लिए बेसिकली इंटरेस्ट रेट, बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। China's consumer inflation rises 0.1%, not an unnecessary use, ठीक है। US proposes limits on climate population from power plants. Supreme Court judge sent review plea case against GMR के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया था जिसका सेंटर ने रिव्यू करने के लिए भेजा था, लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है कि ये फैसला बिल्कुल सही है। अभी जो मॉल्स बनाए जा रहे हैं तो डेवलपर्स 25 से 30% एक्स्ट्रा एरिया कवर अप कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग गुड एंटरटेनमेंट सर्विसेज एंड फूड सर्विसेज अलोंग विद शॉपिंग एक्सपीरियंसेस। इंडिया के अंदर ये ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर टुडेज ET एनालिसिस। ये हमारा मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम अपने व्यूअर्स से गुजारिश करते हैं कि फॉर डिटेल्ड न्यूज ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स आप सब्सक्राइब करें इनका ऑनलाइन या ऑफलाइन एडिशन। मिलेंगे कल ऐसी ही कुछ ET से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबरों को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।